हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थ। स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ईएमआई एंड एसी। आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे इस चैप्टर पे बेस्ड। तो कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे बुकलेट से हम सॉल्व कर चुके हैं और आज इस वीडियो लेक्चर में जेई और नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सपेक्टेड है कि इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिली जूल व्हेन द करंट इन द इंडक्टर इज 60 मिली एम्पियर। दिस इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस, मीन्स आपको करंट और एनर्जी की वैल्यू गिवन है और सेल्फ इंडक्टेंस के 4 ऑप्शन है आपके आगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का, दैट इज हाफ LI²। नीट 2018 पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तुरंत इसका आंसर कैलकुलेट करके ऑप्शंस आप मैच करके देखिए। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन इज डी। एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हाफ LI²। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन है 25 मिली जूल, करंट की वैल्यू 60 मिली एम्पियर। सेल्फ इंडक्टेंस आराम से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो बिना कैलकुलेशन मिस्टेक किए आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 13.89 हेनरी। चेक कर सकते हैं, मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे लिखा है, अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर हैज़ 2 × 10⁴ टर्न्स पर मीटर। तो सोलिनॉइड का डायमेंशन आपको गिवन है। आगे, एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis। मीन्स यहाँ पे 2 कॉइल है, एक तो बड़ा वाला सोलिनॉइड है जिसका डायमेंशन डिफरेंट गिवन है आपको, उसके अंदर एक छोटा सोलिनॉइड इंसर्ट किया जा रहा है कोएक्सियली, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस की वैल्यू भी आपको गिवन है। आगे, द करंट इन द सोलिनॉइड रिड्यूसेस एट अ कांस्टेंट रेट टू 0 एम्पियर फ्रॉम 4 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड्स। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू पे किस तरीके से चेंज आ रहा है सोलिनॉइड के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी आपको गिवन है। आगे, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 10 π² ओम, द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम इज। फिर 4 ऑप्शन है आपके आगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2017 में ये पूछा गया है। तो क्लियरली ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड पे बेस्ड है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी प्रिंसिपल यूज़ करेंगे हम। तो पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए, 2-3 फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 32 माइक्रोकूलम। आपको चार्ज कैलकुलेट करना था। तो पहले तो गिवन लिखते हैं 1 बाय 1। देखिए, जो लॉन्ग सोलिनॉइड है उसका डायमेंशन मीन्स डायमीटर हमको गिवन था 0.1 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁴, ये देखिए स्मॉल n के फॉर्म में उसको लिख लिया हमने। तो देखिए, करंट की वैल्यू जो फ्लो हो रही थी सोलिनॉइड पे वो है 4 एम्पियर। इनिशियली करंट 0 थी, बाद में 4 एम्पियर चेंज आ रहा था ये करंट में, ऐसा गिवन था हमको क्वेश्चन में, इन टाइम इंटरवल 0.05 सेकेंड्स। तो इनिशियली जब करंट की वैल्यू 0 एम्पियर थी तो किसी भी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था सोलिनॉइड के अंदर। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0। इतना क्लियर है। इसके बाद जब करंट की वैल्यू फ्लो होने लगी सोलिनॉइड के अंदर, दैट इज़ 4 एम्पियर, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे एक फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप हुआ होगा सोलिनॉइड के अंदर, उसका देखिए फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है। याद करिए, इस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया था एम्पियर सर्किटल लॉ प्रिंसिपल यूज़ करके, कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड μ0Ni, वेयर μ0 इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू गिवन है हमको क्वेश्चन में, और फाइनल वैल्यू ऑफ करंट जैसे कि यहाँ पे गिवन में लिखा था 4 एम्पियर फ्लोइंग इन दी सोलिनॉइड। तो फाइनल वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का हमने निकाल लिया इनसाइड दी सोलिनॉइड। अब इसी बेसिस पे हम फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। इनिशियल वैल्यू तो 0 हो गई थी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही 0 था, बट फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला NBA, नंबर ऑफ टर्न्स अब इस बार किसका लेंगे, स्मॉल वाले कॉइल का, जो कि सोलिनॉइड के अंदर प्लेस किया जा रहा है, कैपिटल N, ये देखिए 100 टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 32 पाई 10⁻³ टेस्ला मल्टीप्लाइड बाई
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका लें स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूजन है क्योंकि लॉन्ग सोलिनॉइड का भी डायमीटर आपको गिवन है 0.1 मीटर और उसके अंदर जो स्मॉल सर्कुलर कॉइल प्लेस किया जा रहा है उसका भी रेडियस गिवन है आपको 0.01 मीटर। तो अब रेडियस कौन सा लें, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी किसी दो कॉइल को कोएक्सियली प्लेस किया जाता है तो जो कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो हम कंसिडर करते हैं फॉर्मूले के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए। तो मतलब आपको स्मॉल वाले कॉइल का रेडियस यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि उतना ही कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा दोनों कॉइल के बीच में। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है। रेडियस ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने लिया है स्मॉल कॉइल का रेडियस, दैट इज 0.01 मीटर। इस पॉइंट को मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी नोट करवाया था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों में से किसका रेडियस आपको लेना है। तो हमेशा छोटे वाले रेडियस को आपको कंसिडर करना है क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको कॉमन सेलेक्ट करना है। तो इस बेसिस पे कैलकुलेशन करके फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे आ रहा है 32 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग इन द कॉइल। तो चार्ज फ्लो का तो कोई डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद करिए फैराडेज लेंज लॉ, हमको पता है कि फॉर्मूला ईएमएफ का जो होता है वो होता है डेल फाई बाई डेल टी, और करंट अगर वहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहें तो ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। मतलब करंट का फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, अप्लाइंग ओम्स लॉ, है ना। करंट को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज कैलकुलेट करना है तो करंट विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो ध्यान से सुनिए, करंट हो गया चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ की जगह डेल फाई बाई डेल टी, तो टाइम दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा LHS RHS से, तो LHS में बचेगा सिर्फ चार्ज और RHS में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो एक्सपेक्टेड ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे आया। सिंपल 2-3 इक्वेशंस आप यूज़ करके ट्रांसफॉर्म करेंगे तो तुरंत ही आ जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली हमको चार्ज कैलकुलेट करना है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो इनिशियल तो 0 था, फाइनल की वैल्यू हमको पता है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस कॉइल का हमको गिवन है, देखिए 10 पाई स्क्वायर ओम, डिवाइड करते ही पाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गया और फाइनल आंसर आ रहा है 32 माइक्रोकूलम। मींस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए समझने के बाद आराम से नोट करेंगे दोनों क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए तो थर्ड क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको गिवन है इंडक्टर की वैल्यू 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड और रेजिस्टर 50 ओम। तो ये सीरीज LCR सर्किट आपको गिवन है जहाँ पे इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आपको EMF का गिवन है 10 sin 314t। पावर लॉस निकालना है आपको सर्किट के अंदर, मींस एवरेज पावर। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन 4 ऑप्शन है आपके आगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस किए हैं, पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट सॉल्यूशन शो करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो पावर लॉस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम इम्पिडेंस निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। XC मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस। दोनों का फॉर्मूला इंडिविजुअली हम जानते हैं, XC इज इक्वल्स टू 1/ωc, XL ωL। तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट होगा वो तो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन से हम देख लेंगे, डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू। सेल्फ इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू आपको गिवन है ना, तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, XC XL इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इस फाइनल फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे इम्पिडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट, 56 ओम हमारा आ गया है नेट इम्पिडेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि पावर लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर में होता है, बिकॉज कैपेसिटर और इंडक्टर में पावर लॉस नहीं होता है। ये आपको मैंने रीज़न ऑलरेडी बताया है, फेज डिफरेंस होने की वजह से। पावर फैक्टर प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट का 0 आता है, cos फाई की वैल्यू। तो ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर में ही एवरेज पावर डिसिपेट होगा। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला IRMS स्क्वायर इंटू R, है ना। अब IRMS तो हमको पता नहीं है, VRMS RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। पहले देखिए पीक वैल्यू हमको यहाँ से दिख रहा है इंस्टेंटेनियस इक्वेशन से 10, तो 10/√2 करेंगे तो RMS वैल्यू आ जाएगा वोल्टेज का, डिवाइड बाय इम्पिडेंस करेंगे, देखिए ओम्स लॉ अप्लाई हो गया है, तो RMS वैल्यू ऑफ करंट आएगा उसका स्क्वायर, और इंटू Z नहीं, ध्यान से सिर्फ R, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर में ही पावर डिसिपेट होगा, है ना।
यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फाइनल आंसर हमारा सॉल्व करके आ रहा है 0.79 वॉट, मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैच करके देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने आया है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस शुड बी सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन LCR सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो याद कीजिए कि जब मैं रेजोनेंस वाला टॉपिक पढ़ा रहा था और क्वालिटी फैक्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल यूज़ किया था रेडियो ट्यूनिंग का। तो यही सिग्निफिकेंस है क्वालिटी फैक्टर का कि जिस सीरीज़ LCR सर्किट की क्वालिटी फैक्टर वैल्यू जितनी हाई होगी, मींस उस सर्किट की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, मींस वो स्विच जैसा काम करेगा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो ऑन होगा और बाकी सभी फ्रीक्वेंसी पे ऑफ रहेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही वो सर्किट वर्क करना चाहिए। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करना होगा 1 by 1 चारों ऑप्शंस का, क्योंकि L, R और C की वैल्यू गिवन है आपको डिफरेंट, और जिस भी ऑप्शन में क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हाईएस्ट आएगी तो मीन्स वो वाला सीरीज LCR सर्किट बेस्ट होगा फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले आप लोग एक बार 1 by 1 कैलकुलेट करिए चारों ऑप्शंस के क्वालिटी फैक्टर। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में हाईएस्ट क्वालिटी फैक्टर आती है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे कि मैंने बताया, क्वालिटी फैक्टर हमको कैलकुलेट करना है सीरीज LCR सर्किट का। फॉर्मूला एक्सपेक्टेड है, आपको याद होगा 1/r स्क्वायर रूट ऑफ L/c। तो इंडिविजुअली चारों ऑप्शंस का यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए आप लोगों से, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो क्लियरली हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ऑप्शन सी में क्वालिटी फैक्टर हाईएस्ट है, दैट इज 22.77। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तभी विद इन टाइम लिमिट आप ये बना पाएंगे। चलिए जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 में आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। अ लॉन्ग सोलिनॉइड हैज़ 1000 टर्न्स। When a current of 4 ampere flows through it, the magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10 power minus 3 Weber. The self inductance of the solenoid। चार ऑप्शंस आपके आगे, नीट 2015 का एक क्वेश्चन है। काफ़ी इजी है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट बनेगा। नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, करंट की वैल्यू दी हुई है, और सिंगल टर्न पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है उसकी भी वैल्यू गिवन है। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए इसका, that is phi equals to Li। तो phi means the total magnetic flux linked with complete solenoid, लेकिन यहाँ पे तो हमको सिंगल टर्न का गिवन है। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को हम टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। देखिए निकाला गया है यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मल्टीप्लाई करके। करंट की वैल्यू गिवन है 4 एम्पियर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ रही है 1 हेनरी, मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे मुश्किल से 1 और 2 मिनट्स में सॉल्व हो जाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पे। नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। एक डायग्राम आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर एक सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में एक कंडक्टर प्रेजेंट है, PQR उसका सेगमेंट, ऑफ स्मॉल r रेडियस, देखिए ध्यान से, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है क्योंकि क्रॉस साइन यहाँ पे बना हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा है, अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR ऑफ रेडियस स्मॉल r इज फॉलिंग विथ इट्स प्लेन वर्टिकल इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B। मीन्स ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, गिर रहा है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग व्हेन इट्स स्पीड इज v। फिर चार ऑप्शन है आपके आगे। JEE 2017 का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर को हम मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो इस सेमी सर्कुलर कंडक्टर में भी EMF इंड्यूस होगा। उसी की वैल्यू हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि क्या होगा आंसर इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, चाहे इस कंडक्टर का शेप सेमी सर्कुलर ही क्यों ना हो, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस मींस EMF इंड्यूस होगा वो इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पे ही होगा, मींस पॉइंट P और R पे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो इन दोनों एंड्स का ही हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा। तो शेप चाहे सेमी सर्कुलर हो या स्ट्रेट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि दोनों एंड्स P और R के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हम कंसिडर करेंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइन जो इस सेमी सर्कुलर आर्क का डायमीटर होगा, है ना। तो डायमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, R प्लस R 2R। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट तो सेमी सर्कुलर आर्क है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स P और R में जब EMF इंड्यूस होगा, मींस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, तो वहाँ पे एक ऐसा एजम्पशन होगा कि एक स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड है जिसका लेंथ है 2R। तो सीधा सीधा लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहाँ पे आपका 2R हो गया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है वो कैपिटल B आपको गिवन है, और जिस वेलोसिटी से ये कंडक्टर मूव हो रहा है वो हमको गिवन है स्पीड v। मतलब आपका आंसर BV और लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब रेडियस के टर्म्स में आएगा। तो याद करिए फॉर्मूला, स्ट्रेट कंडक्टर को जब हम मूव करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है कंडक्टर के अंदर, उसका फॉर्मूला होता है BLV। यहाँ पे L मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जैसे कि मैंने बताया शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपको डायमीटर कंसिडर करना होगा, दैट विल बी इक्वल टू R प्लस R 2R। तो BLV मतलब L की जगह 2R, तो इसका सीधा सीधा इंड्यूस्ड EMF का आंसर हो गया 2BVR। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू 2RBV। क्लियर है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी बताना है कि पॉइंट P और R में दोनों में कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि जब करंट इंड्यूस होगा तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा, आइदर इट विल फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज फ्लो होगा मींस पॉइंट P जो है वो हाई पोटेंशियल पे है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा मतलब पॉइंट R हाई पोटेंशियल पे है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन है, तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो वो सप्लाई करंट आएगा, ना कि इंड्यूस्ड करंट। तो सप्लाई करंट क्या आएगा, एक बार आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करिए तो आपको पता चलेगा सप्लाई करंट आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चेक कर लीजिए पॉइंट P से पॉइंट R की तरफ। लेकिन हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन सप्लाई करंट के अपोजिट होता है। तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमको कंसिडर करना है यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF के हाई और लो पोटेंशियल को जज करने के लिए। तो क्योंकि क्लॉकवाइज फ्लो है सप्लाई करंट का अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम पॉइंट R टू P। तो ऑब्वियसली पॉइंट R जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा। तो बिल्कुल क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू 2RBV एंड पॉइंट R इज एट हायर पोटेंशियल। तो इसका डिटेल्ड आंसर मैं आपको शो करता हूँ। वैसे तो कंसेप्चुअली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सपेक्टेड है क्लियर हो चुका होगा। देखिए आप स्टेटमेंट चाहे तो पढ़ के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th क्वेश्चन ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है, JEE 2014 में पूछा गया है। लिखा है ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी 90% इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। मतलब प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू आपको गिवन है और इनपुट पावर भी दिया हुआ है। आगे इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 6 एम्पियर, सेकेंडरी कॉइल के करंट की वैल्यू आपको गिवन है। दी वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी कॉइल आपको निकालना है, साथ ही साथ आपको करंट की वैल्यू निकालनी है प्राइमरी कॉइल पे कितना फ्लो हो रहा है। 4 ऑप्शन है आपके आगे, याद रखिए सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज मतलब VS और प्राइमरी कॉइल का करंट मतलब IP। ये दो वैल्यूज चेक करना है आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमको गिवन है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90%। अभी हम गिवन लिखते जा रहे हैं 1 by 1। इनपुट पावर 3 किलोवाट मीन्स 3000 वाट, प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज 200 वोल्ट और सेकेंडरी कॉइल का करंट 6 एम्पियर। तो टोटल गिवन हमने लिख लिया। वी नो इनपुट पावर का फॉर्मूला होता है इनपुट कॉइल में करंट और इनपुट कॉइल का वोल्टेज। ये देखिए प्राइमरी कॉइल के करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट इनपुट पावर। तो यहाँ से तुरंत हम प्राइमरी कॉइल का करंट निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि P इन और VP की वैल्यू हमको गिवन है। तो 15 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। लेकिन 15 एम्पियर तो 3 ऑप्शंस में प्रेजेंट है, ऑप्शन A, B और D में, है ना। तो आगे हमको सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा, तब जा करके हम एग्जैक्ट ऑप्शन बता पाएंगे। तो देखिए उसके लिए हम यूज़ करेंगे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100 अगर परसेंटेज में है तो, और अगर फ्रैक्शन में लेना है तो 90 अपॉन 100, ये रेशो आ जाएगा फ्रैक्शन में। आउटपुट पावर फॉर्मूला VS इंटू IS, सेकेंडरी करंट और सेकेंडरी वोल्टेज। तो सेकेंडरी
वोल्टेज तो हमको कैलकुलेट करना है, सेकेंडरी करंट गिवन है 6 एम्पियर, देखिए सब्सटीट्यूट कर दिए, अपॉन इनपुट पावर मतलब प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट, दोनों की वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज आराम से आ जाएगा सॉल्व करके 450 वोल्ट, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए आप मैच करके, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगेन, जेई 2016 का है। कुछ सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आपको कंसेप्चुअली सोचना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is connected in a series with a bulb B and an AC source। तो पहले तो तुरंत इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको आंसर डायरेक्ट शो कर रहा हूँ, डायग्राम पे फोकस करिए। AC सप्लाई, एक इंडक्टर कॉइल देख सकते हैं आप, उसके बाजू में एक बल्ब कनेक्टेड है। अब आपको यहाँ पूछा गया है कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, तो आपको बताना है कि कौन से सिचुएशन में इस बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। एक बात तो कन्फर्म है कि अगर बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज हो रही है मतलब उसमें कम करंट फ्लो हो रहा है बल्ब के अंदर, या फिर उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज कंजम्पशन कम है बल्ब के अक्रॉस। इतना क्लियर है, तभी ब्राइटनेस जो है डिक्रीज होगी बल्ब की। चेक करते हैं वन बाय वन एक एक ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है कि कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस XC इक्वल्स टू XL इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है स्टूडेंट, वो इसलिए क्योंकि अगर XL और XC मीन्स एक कैपेसिटर अगर हम यहाँ पे इस सर्किट में इंट्रोड्यूस कर दें और इसको सीरीज LCR सर्किट बना दें सच दैट कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू इक्वल आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में रेजोनेंस अचीव हो जाएगा इस सर्किट के अंदर। तो फिर मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगेगी सर्किट के अंदर, और जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ब्राइटनेस जो है बल्ब का इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन बी में देखिए, इफ एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, तो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि जैसे ही हम आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे इस इंडक्टिव कॉइल के अंदर, तो कॉइल और ज़्यादा मैग्नेटाइज होने का ट्राई करेगा, और ज़्यादा मैग्नेटाइज होने के लिए वो अपने अक्रॉस और ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा। एज द रिजल्ट कि वोल्टेज ड्रॉप इस बल्ब को कम से कम मिलेगा, और इसके वजह से इसकी ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी पढ़ के देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयरन रॉड इंसर्ट करते ही एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इंक्रीज होगा, जिसके लिए उसको वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम करना होगा, करंट ज़्यादा कंज्यूम करना होगा। एज अ रिजल्ट लेस वोल्टेज ड्रॉप होगा बल्ब के अक्रॉस, तो ब्राइटनेस उसकी डिक्रीज होगी। चलिए नोट करिए दोनों क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन वेरी वेरी इजी, जेई 2013 में पूछा गया है। इससे पहले भी 2-3 बार इस टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको एक कॉइल गिवन है जिसका रेजिस्टेंस है 400 ओम, और उसको प्लेस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में। आपको गिवन है यहाँ पे, इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विथ टाइम टी एज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक इक्वेशन दिया गया है 50t² + 4। करंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एट टाइम 2 सेकेंड्स। तो क्लियरली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और क्योंकि इक्वेशन गिवन है मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो कैलकुलस यूज़ होगा, मींस डिफ्रेंसिएशन हमको करना होगा, और उससे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आएगी, उसको देन बाद में हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट हमको पता चल जाएगा, और जो वेरिएबल टाइम है उसमें 2 सेकेंड्स हमको सब्सटीट्यूट करना होगा। तो एक्सपेक्टेड है पूरा प्रोसीजर आपको क्लियर हो चुका है। एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए, फिर मैं करेक्ट आंसर शो करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जैसा कि गिवन है इस क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन 50t² + 4 वेबर और रेजिस्टेंस 400 ओम। तो अप्लाइंग फैराडेज लेंज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ -d∅/dt, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने इस इक्वेशन को, तो आंसर आया -100t। टाइम की जगह हमने 2 सेकेंड सब्सटीट्यूट किया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई, मॉड वैल्यू 200 वोल्ट एट 2 सेकेंड्स। देन उसके बाद तुरंत हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंड्यूस्ड करंट। आंसर आ रहा है 0.5 एम्पियर, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। मैच करके देख लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन अ सीरीज LCR सर्किट। तो मैक्सिमम करंट, तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि सीरीज LCR सर्किट में अगर हमको मैक्सिमम करंट चाहिए
मीन्स इम्पिडेंस मिनिमम होना चाहिए, मतलब कि ये क्वेश्चन क्लियरली रेजोनेंस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको गिवन है 10 माइक्रोफैरेड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1000 पर सेकेंड, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब करंट मैक्सिमम है तो उस सिचुएशन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है हमको 1000 पर सेकेंड, ये क्लियरली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ना। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप तुरंत अप्लाई करिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, इंडक्टेंस तुरंत कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड जेईई 2015 का सॉल्यूशन मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको गिवन है, फॉर्मूला होता है 1/√LC। कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन थी तो उसको हमने सब्सटीट्यूट किया SI यूनिट में कन्वर्ट करके, माइक्रोफैरेड है तो ध्यान से, है ना। तुरंत इसको सॉल्व करके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 मिली हेनरी आंसर आ रहा है, मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देख लीजिए आप ध्यान से। तो याद रखिए इस चैप्टर में रेजोनेंस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड है कि आज के ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन ये इतने सफिशिएंट नहीं है, आपको बुकलेट से और भी कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट बिल्कुल उसको क्लियर कीजिए, चाहे वो इस लेक्चर में रहा हो या इसके प्रीवियस किसी भी लेक्चर का डाउट हो। बुकलेट्स के क्वेश्चन आप बनाएंगे, उसके भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ऑप्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। एक्सपेक्टेड है कि आप नोट्स बना रहे होंगे, सेल्फ स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।